नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम फिर से चर्चा करेंगे अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर जो विवाद हुआ है, जिस विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने भी जवाब तलब किया है और मीडिया में भी उसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हैं। हालांकि ट्रस्ट ने अपनी तरफ से उसमें सफाइयां दी हैं, लेकिन लगातार कुछ इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं जिससे ट्रस्ट की जो सफाई है वो भी लगता है पर्याप्त नहीं है। किस तरह का ये विवाद बढ़ा है, इसमें नए क्या बातें नई क्या जुड़ी हैं, किस तरह से जो नए तथ्य सामने आए हैं उनसे जो विवाद था उस विवाद को और हवा मिली है, और किस तरह अब बिल्कुल ये लगने लगा है कि अयोध्या में बहुत सारे संत जो ट्रस्ट से सीधे नहीं जुड़े हैं लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन से किसी न किसी तरह से जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्रस्ट पर संदेह की उंगली उठाई है और लगातार ट्रस्ट की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में आ रही है कि जमीन की खरीद फरोख्त में किसी न किसी तरह की कोई न कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। इस मुद्दे पर इसमें क्या इसकी कानूनी पक्ष हैं, क्या इसमें ट्रस्ट से गलतियां हुई हैं, किन बातों को ट्रस्ट को जनता के बीच में आकर अपनी सफाई देनी चाहिए, उनकी सफाई में क्या कमियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या में जब राम जन्मभूमि विवाद के बाद जब विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद अयोध्या में जिलाधिकारी की भूमिका निभाने वाले विजय शंकर पांडे, जिनको वीएस पांडे के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में धर्म सिंह रावत ने जिस नौकरशाही में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ को एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट ध्वनित करने वाले, उसको एक संदेश के तौर पर, एक जमीनी हकीकत के तौर पर उतारने वाले वीएस पांडे को उत्तर प्रदेश के तमाम नौकरशाह इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्हीं की मुहिम के चलते उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने, आईएएस कैडर ने अपने में से सबसे 3 महाभ्रष्टों का चयन किया था, और ये एक तरह से उत्तर प्रदेश में भारत की पूरी ब्यूरोक्रेसी में अपनी तरह का अकेला मामला था। मेरे साथ इस बहस में, इस बातचीत में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी, जो लंबे समय तक देश के प्रमुख जो आर्थिक सुर्खियां हैं उनमें लगातार उनकी नज़र रही है। देश के जो व्यापार और कारोबार के जो बड़े समाचार हैं उन तक उनकी गहरी पकड़ रही है, और क्योंकि ये भी एक तरह का कारोबार है, जमीन का कारोबार है, तो हम उनसे भी समझना चाहेंगे कि वो इसमें क्या चीज़ें देखते हैं, क्या कमियां और क्या गलतियां वो इसमें देखते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। शुरुआत हम बातचीत की करें। सबसे पहले पांडे जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त हुई है और जिस तरह से पहले ये कहा गया कि साहब 2 मिनट के अंदर अंदर एक जमीन जो 2 करोड़ की थी वो 5 मिनट में वो 18.5 करोड़ की हो गई, और एक बड़ा संदेह इससे पैदा हुआ कि ये कुछ न कुछ ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदने में कुछ न कुछ ट्रस्ट से गलतियां हुई हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि उसके बाद ट्रस्ट ने सफाई दी कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। इस जमीन की खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है वो तो 2011 से शुरू हो गया था, और जो करारनामा था वो 2011 का था। उसी के आधार पर जमीन का मूल्य बढ़ना था और उसी के तहत हमने ये जमीन खरीदी है। इसमें जो बाजार मूल्य है उससे ये बहुत कम में खरीदी गई है। बाजार मूल्य इसका लगभग 24 करोड़ के आसपास होता, ऐसा ट्रस्ट ने कहा है। लेकिन एक इस बीच एक नया तथ्य सामने आया जिसमें ये पता लगा कि जिस दिन, यानी कि 18 मार्च 2021 को, जिस दिन ये रजिस्ट्री हुई थी, पहली रजिस्ट्री जो हरीश पाठक, कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी के नाम की थी, और उसके बाद इन दोनों ने ट्रस्ट को जो रजिस्ट्री की थी, यानी कि 2 रजिस्ट्रियां जो हुई थी, उस दिन 2 नहीं बल्कि 3 रजिस्ट्रियां हुई थी ट्रस्ट के लिए। और तीसरी रजिस्ट्री लगभग इसी इलाके में जहां पर ये 18.5 करोड़ की जमीन खरीदी गई, उसी के बगल में, उसी गाटा संख्या भी 242 ही उसका है,
वहां पर इससे थोड़ा कम, ये 2 दशमलव कुछ हेक्टेयर जमीन थी और वो 1 दशमलव कुछ हेक्टेयर जमीन थी, यानी कि लगभग दुगनी तो नहीं कहा जा सकता, उससे आधे से कुछ ज्यादा जमीन थी। वो जमीन सिर्फ 8 करोड़ में खरीदी गई, वो भी ट्रस्ट ने ही खरीदी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ट्रस्ट ये कहता है कि हमने बाजार मूल्य से कम पे खरीदी, तो ट्रस्ट अगर उसी इलाके में एक जमीन लगभग उससे थोड़ा कम जमीन 8 करोड़ में खरीदता है, तो ट्रस्ट को दूसरी जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आपको इस मामले में कहाँ संदेह दिखता है, कहाँ खामियां दिखती है? देखिए पंत जी, आपने जो तथ्य अभी बताए हैं विस्तार से, उसमें ये बात बड़ी जैसे कहते हैं सामान्य सी दिखती है कि ये इस तरह की गलती हो नहीं सकती कि आप बगल की एक जमीन का बैनामा आप जो है खरीद फरोख्त उसकी 8 करोड़ में करें, उसी जिसे कहते हैं क्षेत्रफल के आसपास की जमीन का आप 18 करोड़ में करें। ये होता नहीं पंत जी सामान्यतः। दूसरा, आप एक 15 मिनट की गैप पर आप 1-2 करोड़ में की जमीन को 18 करोड़ में उसका ट्रांजैक्शन कर दें, पर ऐसा नहीं होता। देखिए, इसमें ये ट्रस्ट के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान रामचंद्र जी के नाम पर मंदिर बनाने का ट्रस्ट है। इसमें कोई भी कमी, कोई किसी प्रकार का संदेह पैदा होने का मौका भी नहीं आना चाहिए था, और इतनी सफाई से इस काम को होना चाहिए था जिससे लोगों को कभी इस पर प्रश्न उठाने का भी जिसे कहते अकेला नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसका उल्टा हुआ। आज इतने सवाल, इतने प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं और उसका जो माकूल उत्तर ट्रस्ट की तरफ से नहीं आ रहा है। ट्रस्ट को ये एक्सप्लेनेशन ये खुलकर देना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जब उन्होंने उसी जमीन के बगल की जमीन का जो परचेज किया वो आधे दाम पे किया, और दूसरा ट्रांजैक्शन आप 15 मिनट के अंदर 1 से लेकर 2 करोड़ में लेकर उसको 18 करोड़ में बेच रहे हैं। पर जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये बिल्कुल इसमें त्रुटियां, गलतियां हुई हैं, और ये मात्र ये कह देने से कि इसमें गलती नहीं है ये नहीं चलेगा। देखिए, ये प्रशासनिक तंत्र में मुझे भी बहुत इस तरह के ट्रांजैक्शन करने का हम लोगों को जीवन काल में अनुभव मिला है। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इस जो भी जिसने भी किया है उसकी ये पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मात्र बयान देकर इसको आप रफा दफा नहीं कर सकते, ये मेरा एकदम स्पष्ट मानना है। जी, इसी सिलसिले में एक सवाल और है, क्योंकि आप प्रशासनिक भूमिका में रहे हैं और अयोध्या में भी रहे हैं, फैजाबाद जिले में भी आप रहे हैं। एक सामान्यतः ये कहा जाता है, इस तरह का परसेप्शन है कि जो बाजार मूल्य है, जो डीएम सर्किल रेट है, उससे शहरी क्षेत्र में उससे दुगने से ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्र में उससे तिगुने से ज्यादा पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती। इस मामले में जो सर्किल रेट डीएम का है वो लगभग 5.80 करोड़ है। 80 से थोड़ा कम है, 79 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप लमसम उसको 5.80 करोड़ कह सकते हैं। और अगर ये बात सही है कि शहरी क्षेत्र में दुगने से ज्यादा में नहीं खरीदी जा सकती, तो ये ज्यादा से ज्यादा 11 करोड़ में खरीदी जा सकती थी, 11.5 करोड़ में खरीदी जा सकती थी, जबकि ये लगभग तिगुने दाम पे खरीदी गई है। क्या ये नियम वाकई में है, और क्या आपको लगता है कि ये भी गड़बड़ी है एक तरह की? देखिए, ये सब व्यवस्थाएं जो ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इन्हें कहते हैं, इस तरह के रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए देखने को होता है कि कहीं कोई बेनामी ट्रांजैक्शन या जिसे कहते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग होने के धंधे में होता है क्या कि आप किसी वस्तु का दाम बहुत बढ़ाकर उसकी फिर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो इससे एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन ऐसा रहते हैं। देखिए, फिर ध्यान रखिए, अगर कोई भी जमीन जो है सर्किल रेट के दुगने तिगुने में जा रही, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इसमें कुछ दाल में काला है। तो ये बात बिल्कुल देखनी होती है रजिस्टर करने वाले अधिकारी को कि आखिर ये ऐसे कौन से हालात है। आप ये भी देखिए, जो सर्किल रेट होता है, हमारे पिछले करीब 10-15 वर्षों में सर्किल रेट की भी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि उससे और मार्केट रेट में फर्क बहुत कम हो गया है। इसलिए सर्किल रेट से ऊपर बिकने की संभावनाएं बड़े बड़े टाउन्स में, आपको बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव, उसमें भी अब स्थितियां पैदा नहीं होती, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन से पैसा कमाने की धुन में सर्किल रेट इतने ऊपर बढ़ा दिए हैं कि वो मार्केट रेट के पास खड़े हो गए जाकर। तो जो आप ये प्रश्न उठाए उसका उत्तर मैं यही दूंगा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सर्किल रेट से दुगने तिगुने दाम पे कर रहे हो, और इसको बिल्कुल जांच पड़ताल करने के इस तरह के निर्देश। जी,
आलोक, आप तो मुंबई में भी जमीनों के कारोबार पर आपकी निगरानी रही है, आपकी नज़र रही है। आपको क्या लगता है इस मामले में, जिस तरह से एक जमीन उसी इलाके में उसी दिन 8 करोड़ में खरीदी गई, इस 18.5 करोड़ वाली जमीन के बिल्कुल बगल में, और उसका जो क्षेत्रफल है वो इससे बहुत लगभग 2/3 के आसपास इसका वो उस जमीन का क्षेत्रफल था, और इतना दामों में फर्क अगर ट्रस्ट को एक ही इलाके में जमीन खरीद रहा है ट्रस्ट, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि एक जमीन का दाम 8 करोड़ और एक जमीन का दाम 18.5 करोड़, इतना अंतर क्यों दिखाई देता है आपको? ये तो देखिए, ये तो सेकेंडरी सवाल है गोविंद जी, जो दूसरा सवाल है। मूल सवाल तो ये है कि जो जमीन खरीदी गई, जिस पर विवाद हुआ, वो जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में रजिस्टर होती है और 5 मिनट बाद वो 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर हो जाती है, और दोनों सौदों में गवाह एक ही हैं, और उन गवाहों में राम जन्मभूमि जन्मस्थान ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय दोनों शामिल हैं। यानी दो जिम्मेदार अधिकारी, जिनका दायित्व तो बनता था कि वो कम से कम दाम में अच्छे से अच्छे भाव पर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जमीन की व्यवस्था करें। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से किसी भी दोनों में से किसी एक की जो जिम्मेदारी है वो उनको इस काम से रोक रही थी। वो अपने सामने देखते हुए मक्खी निगलते हुए निकल गए। उन्होंने देखा ये जमीन अभी की अभी 2 करोड़ रुपए में बेची गई, 5 मिनट बाद उन्हीं की देखते हुए, उन्हीं की निगरानी में, उनकी गवाही पे वो जमीन उससे 9 गुने दाम पर बिक गई। इसके बाद जब ये सवाल उठा कि भाई ये कैसे हो गया, आपने इतना 9 गुना फायदा दो लोगों को, जो जमीन के दलाल कहे जा सकते हैं इस सौदे में, कि उन्होंने किसी और से खरीदी, दूसरी पार्टी को बेची, बीच में जो डिफरेंस बना ये उनकी कमाई है साफ साफ। तो ये दलाली की कमाई 16.5 करोड़ रुपए उनकी बन गई 5 मिनट के अंदर। इसकी तमाम तरह की सफाइयां ट्रस्ट की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही हैं कि कैसे उन्होंने कई साल पहले से वो इस जमीन को पोस रहे थे, उनको उन्होंने उस भाव में सौदा तय किया था। वो जब चर्चा होने लगी तो ये ट्रस्ट की तरफ से और पार्टी की प्रवक्ताओं की तरफ से ये तर्क आया कि दरअसल 18.5 करोड़ भी बड़ा अच्छा भाव है, बहुत सस्ते में जमीन मिल गई है। अगर आप वहां का मार्केट रेट पता करेंगे तो आप सर्किल रेट से मत जाइए, क्योंकि सर्किल रेट तो बाजार भाव से बहुत नीचे होता है, और जो सरकार कंपनसेशन देती है जब जमीन एक्वायर करती है तो वो सर्किल रेट का 4 गुना देती है। ये तर्क था। उस हिसाब से भी 22 करोड़ का भाव आता, हमने तो 18.5 करोड़ में खरीद ली, बहुत सस्ते में खरीदी है। किसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे थे पता नहीं है। लेकिन उसके बाद ये दूसरे सौदे की डिटेल्स सामने आ गए, जिसमें उसके बगल का प्लॉट उससे काफी कम भाव पर खरीदा गया है। इससे और इस सौदे में भी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस सौदे में भी गवाह उनमें से एक हैं या दोनों वो सेम है। और अब और बड़ा किस्सा खुलता है कि जो बिकवाल हैं मूल सौदे में, जो 2 करोड़ रुपए की जमीन जिन पाठक जी ने बेची थी, उन्होंने ही ये जमीन भी बेची है जो 8 करोड़ का दूसरा प्लॉट खरीदा गया है। तो कौन किसको जमीन बेच रहा है, किसका किससे संपर्क है, किससे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पे मैं अगर बहुत महंगी जमीन कोई खरीदूंगा तो तब खरीदूंगा जब मैं असली बेचने वाले को जानता नहीं हूं, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, आमना सामना नहीं हुआ है, उससे किसी दूसरे ने सस्ते में खरीद ली और उसने मुझे महंगे में बेची। मुझे क्योंकि मूल आदमी से मेरा कोई एक्सेस नहीं है, संपर्क नहीं है, तो मुझे पता नहीं है उसने कितने में वो जमीन बेची थी, इसलिए मैंने माना कि बाजार भाव ये है, मुझे इस भाव पे मिल गई। यहाँ तो ऐसा दिखता है कि खरीदने वाले, बेचने वाले, गवाह सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। एक नहीं अनेक तरीके से आप साबित कर सकते हैं। इसके बावजूद इतने महंगे में जमीन खरीदना अपने आप में मुझे तो स्पष्ट रूप से इसमें घपला दिखता है, एक किसी तरह का की गड़बड़ी है। कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। पहले मैंने ये बात कही 1-2 दिन पहले, जो बातें हुई उसमें, कि भाई मैं मानता हूं कि शायद जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपक राय, हो सकता है वो खुद शामिल ना हो, उनको दूसरे लोगों ने भरोसे में लेके कह दिया कि ऐसा ऐसा कर दीजिए। उन्हें लगा हाँ सब लोग लेके आए हैं तो अच्छा सौदा है, कर लो। लेकिन आज और कल के बीच में जो उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में सूचनाएं सामने आ रही हैं, अब इसमें यह कहना भी खतरे से खाली नहीं है कि नहीं उनको पता नहीं था।
इसलिए ये बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मर्की होता जा रहा है, एकदम से कीचड़ का घोल हो गया है, जिसमें जिसके हाथ आप देखिए उसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ मिल रहा है। बिल्कुल। विवाद जिस जमीन को लेकर हुआ है, ये जमीन का विवाद लगभग 97 साल पुराना है। 1924 में एक स्थानीय मुस्लिम जो जागीरदार थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई उनके आगे कोई उनका खानदान चलाने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने इस जमीन को ट्रस्ट वक्फ कर दिया था। और ये भी जिन लोगों को उस वक्त वक्फ का प्रबंधक बनाया गया था, उनमें से 2 स्थानीय हिंदू थे और 1 मुस्लिम थे। और ये व्यवस्था थी कि इससे जो आमदनी होगी वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में वो व्यवस्था, उसका खर्च होगा। कुछ साल तक ये व्यवस्था चलती रही। जो मुतवल्ली थे वो उसका प्रबंधन देखते रहे, लेकिन बाद में 1971 के आसपास ये पता लगा, जब जो तत्कालीन मुतवल्ली थे, जब उनकी मृत्यु हुई, तो ये पता लगा कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर इसका ट्रस्ट का जो वारिसाना हक है वो कर दिया है। इसके बाद विवाद फिर शुरू हुआ, विवाद अदालतों में गया, वक्फ बोर्ड में गया, और तमाम तरह की लगातार इसको लेकर क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रही। 1971 के बाद से लगातार इस जमीन को खरीदने बेचने के लिए कई तरह के करारनामे हुए, कई लोगों के साथ हुए, और कई बार इसमें स्थानीय अदालतों के आदेश भी आए। एक बार संपत्ति एक दावेदार के नाम पर हुई, एक बार एक दावेदार के नाम पर हुई, और कई तरह के विवाद होते रहे। और इधर भी जो विवाद था वो लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा था। जो हरीश पाठक, उस वक्त इनका जब पहली बार इन्होंने जमीन खरीदी थी तो हरिदास और इनकी पत्नी कुसुम के नाम पर जमीन थी। कुछ सालों में ये हरिदास से हरीश पाठक हो गए। और ये भी तथ्य बिल्कुल किसी से छिपा नहीं है कि हरीश पाठक जो हैं वो अयोध्या में जमीनों के धंधे में काफी विवादों में रहे हैं। उनके खिलाफ 9-10 मुकदमे हुए हैं, और वो इस तरह की जमीनों की, जो विवादित जमीनें, उनकी खरीद फरोख्त के माहिर माने जाते हैं। और अंततः उन्होंने ही इस खेल में एक तरह से ट्रस्ट के साथ खेल किया, या ट्रस्ट ने उनके साथ खेल किया, ये तो अब आने वाला जो जब सच्चाई का बिल्कुल खुलासा होगा तब पता लगेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि वो लगातार 4 साल से इस ट्रस्ट के जो दाखिल खारिज है, वो इस जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम से कराने की कोशिश कर रहे थे हरीश पाठक, लेकिन ये उनके नाम से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा था। और बहुत ताज्जुब की बात है कि जैसे ही ट्रस्ट ने ये जमीन खरीदी, उसके 1 महीने बाद, यानी कि 18 अप्रैल को ये उनके नाम पर दाखिल खारिज भी हो गया। तो ये भी कहीं न कहीं एक अलग तरह का विवाद इससे झलकता है। और एक ताज्जुब की बात ये भी है कि ट्रस्ट ट्रस्ट में जो लोग शामिल हैं, उनमें अयोध्या के डीएम भी पदेन एक ट्रस्टी के तौर पर शामिल है। और डीएम पर ही एक तरह से तमाम खरीद फरोख्त की जो एक व्यवस्थापिका के प्रमुख के हैसियत से इस तरह के गलत कामों का न हो, इसकी निगरानी की भी जिम्मेदारी उस पर होती है। शरद जी, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या जो जिलाधिकारी है उनको भी बाईपास किया गया, या उन्होंने भी अपनी आंखें बंद रखी हैं? मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजें तभी मुमकिन होती हैं जब गड़बड़ करने वाले लोग को ये विश्वास हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और इसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें जिस किस्म के लोग शामिल थे पूरी डील्स में, उन्हें मालूम था कि क्या हैसियत है इन लोगों की, तो कौन हमारा ये जो मंदिर ट्रस्ट के नाम पे हमें कौन हमारा कुछ कोई बाल बाका कर लेगा। यही वजह होगी। क्योंकि देखिए, ये जैसा अभी आलोक ने भी बताया, इनका जो बैकग्राउंड, और ये आपने भी बताया, जो ऐसा लगता है कि ये सारे ये जो खास तौर से जो मेन लोग, जो मिडिलमैन थे, ये सब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इंक्लूडिंग वहां के जो मेयर हैं, उनकी भी रेपुटेशन यही है प्रॉपर्टी के मामले में। जो अयोध्या के मेयर हैं उपाध्याय जी, तो ये जब इस किस्म के लोग हों और उन्होंने सोचा कि मंदिर के नाम पे कौन क्वेश्चन करेगा, कौन सवाल उठाएगा, उन्हें ये शायद एहसास ही नहीं था कि ये गड़बड़ी सामने आ जाएगी। और देखिए, इनका जो उद्देश्य जरूर गड़बड़ ही था, नहीं तो ये जो तीनों ड्रीम डील्स हुई एक के बाद एक, और तीनों में जो विटनेसेस हैं वही लोग हैं, 2 जने। इस तरीके की हरकत तब करी जाती है जब ये मालूम हो कि ये, अगर हमें मालूम है कि गड़बड़ है, और ये बात सीमित रहे गिने चुने लोगों में,
और उसमें फिर ज्यादा अगर आप नए नए विटनेस लीजिए तो अगर 3 डील्स में 3 अलग तो 6 हिस्सेदार हो जाते हैं। तो चोरी के पैसे को खाने के लिए जो लोग गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि हिस्सेदार कम हो, क्योंकि जिसने भी देख ली चोरी वो कहता है मेरा हिस्सा कहाँ है। कि इसमें देखिए अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा था भगवान राम के नाम पर। मतलब आपने लोगों का चंदा जो आस्था से लोगों ने दिल से ला करके दिया, उसमें कितने ऐसे लोगों ने चंदा दिया जिनके पास खुद के खाने के लिए पैसे ना हो, उन्होंने चंदा दिया, और उसको लेकर के खाली ये कह देना कि नहीं साहब कोई गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ हो ही नहीं सकती कि साहब चंपत राय बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अरे हमने मान लिया बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट आप क्या दे रहे हैं कि साहब वो देखिए उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्होंने तो शादी भी नहीं करी, तो किसके लिए कमाएंगे। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आती आज तक कि साहब जो है जिसके कोई आगे पीछे नहीं है वो चोरी नहीं करेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब शादी हो जाती है उसके बाद बिगड़ता है आदमी, तो आप महिला जिम्मेदार है उनको बेईमान बनाने में। तो बड़ी छोटेपन की बातें। तो देखिए जब गड़बड़ होती है तो कागजात सामने हैं, कागजों के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और विजय शंकर पांडे जी तो इसके पूरा IAS ऑफिसर रहे हैं, उस जिले के भी DM रहे हैं बरसों पहले, और तो जब वो भी ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कागजों से स्पष्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए, तो फिर क्यों कतरा रहे हैं जांच कराने से। अगर आप साफ सुथरे हैं तो आपको जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि ये बीजेपी को क्यों ये बीजेपी कूद पड़ती है सफाई देने में। भाई बीजेपी के ऊपर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया, आरोप तो वो लोगों के खिलाफ है जिन लोगों जो इसमें डील में शामिल थे और जिन्होंने रजिस्ट्री करी, और जो वहां के जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ट्रस्ट के लोग। तो फिर काहे बीजेपी कूद पड़ती है बार बार सफाई देने में। उससे और ज्यादा शक पैदा होता है, उससे लगता है कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये काम ये इनको बजाय करने के खुद जांच बैठा देनी चाहिए और कह दें कि जो जिसने गलत किया होगा उसको सजा मिलेगी। आप कैसे आंख में पट्टी बांध सकते हैं ऐसी चीज जो सामने दिख रही। बीजेपी को तो शायद सफाई इसलिए देनी पड़ी है कि राजनीतिक दलों ने उन पर आरोप लगाया कि ये राम के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो शायद इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ा। लेकिन बीजेपी को जवाब इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि बीजेपी की ही सरकार के रहते रहते केंद्र सरकार ने जो अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसका गठन किया था। तो सरकार इस ट्रस्ट के लिए जवाबदेह है। और पांडे जी, मैं आपसे, क्योंकि आप RTI के भी बहुत विशेषज्ञ रहे हैं, आपने काफी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो अभी तक RTI के दायरे में नहीं है। इस बारे में गृह मंत्रालय से अलग अलग वक्त पर जब सवाल पूछे गए थे, पहले गृह मंत्रालय ने कहा कि वो RTI एक्ट की उसमें आता ही नहीं, दूसरी बार उन्होंने कहा कि नहीं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि RTI एक्ट के जिस 2005 की जिस धारा 2H के तहत इस प्राधिकरण का गठन हुआ है उसके तहत ये संस्था एक तरह का सार्वजनिक प्राधिकरण है और RTI के अंतर्गत आता है। अगर ये RTI के अंतर्गत आता होता तो शायद इस वक्त इस बारे में अगर केंद्र सरकार की तरफ से रुख साफ होता तो शायद इस वक्त इस मामले में आम जनता सीधा सवाल भी RTI के जरिए पूछ सकती थी। आपको क्या लगता है क्यों इसको RTI के दायरे से बाहर रखने की कोशिश की गई है और क्यों इसका RTI के दायरे में इस ट्रस्ट का आना जरूरी है? गोविंद जी, आपने बड़े विस्तार से जो पहले पूरा बैकग्राउंड बता दिया वो इस सवाल का उत्तर दे देता है। देखिए, एक मैं इसमें कोट करूंगा, गांधी जी का एक बहुत मशहूर कोट है। वो उनसे पूछा गया कि आखिर सही काम कौन होता है, गलत काम कौन होता है, तो उन्होंने बड़ा छोटा सा उत्तर दिया था, जिस काम को करने के बाद उसे छिपाने की जरूरत पड़ जाए वो काम गलत होता है, और जिस काम को करने के बाद कुछ छिपाने की जरूरत महसूस करो वही काम। तुम आप गोविंद जी विश्वास मानिए कि RTI से वही डरता है जिसने काम गलत किया है। मैं आपसे कह सकता हूं कि इस देश में RTI एक्ट तो 2005 में आया, लेकिन उससे पहले क्या आप समझते हैं कि यहाँ खुलापन नहीं था, लेकिन चीजें वही छिपाई जाती थी जिसमें भ्रष्टाचार होता था।
जिस देश में पार्लियामेंट के पास क्वेश्चन पूछने का अधिकार हो, उसके बाद भी आप देखते हैं क्या होता है। मेरा इसमें सीधा सा कहना है कि इस मामले में निश्चित रूप से गलत हुआ है और आरटीआई एक्ट से इन सब संस्थाओं को बाहर करने का एक ही उद्देश्य रहता है कि इनको कुछ करने की, मनमानी करने की छूट मिले। जो संस्था ये कहे कि हमें आरटीआई से बाहर कर दो, आप विश्वास मानिए उसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है, और छिपाने का मतलब है आपके वो कर्म गलत है। इस ट्रस्ट को, जो एकदम एक तरह से पब्लिक ट्रस्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर गठित किया गया है, इसकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के प्रति बनती है, इसलिए इसको आरटीआई एक्ट के तहत होना चाहिए था। और जितने सवाल उठाए जा रहे हैं उनका उत्तर पब्लिक को मिलना चाहिए। जहां तक इस प्रकरण का प्रश्न है, मैं शरद प्रधान जी के उससे पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया ही ये लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। देखिए, हम लोग चूंकि अभी तथ्य हमारे सामने जो है उनके आधार पर एक ही बात कह सकते हैं कि इसकी गंभीरता से जांच कराइए। जांच कराने के बाद अगर बात ये गलती है तो हम सभी लोग मान लेंगे कि भाई ये इसके बारे में शक पैदा किया गया, हम लोगों ने कहा भाई इसकी तथ्य की जांच होनी चाहिए। इतने बड़े, वो भी राम परमा वो जिसे कहते हैं हमारे पूज्य देव, क्योंकि उनके बारे, मंदिर के बारे में अगर कोई तथ्य आ रहा है ऐसा विवादास्पद, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। जांच में तथ्य अगर निकल आता है कुछ नहीं तो हम सभी लोग बड़े प्रसन्न होंगे कि ये स्थिति नहीं आई और हम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ रहा है। तो मैं इसमें स्पष्ट कहूंगा कि इसको आरटीआई एक्ट के तहत तो होना ही चाहिए था, लेकिन आज सरकार की एक पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच कराए और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, गोविंद, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने देखिए, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बहुत बड़े क्रूसेडर रहे हैं। आईएएस के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको आप अकेले शख्स होंगे जिसने उजागर कराया, बड़े बरसों पहले की ये बात है। तो आपको अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको क्या होना चाहिए अगर सपोजिंग निकल आता है? देखिए शरद जी, ये पहला तथ्य ये है कि जो भी कागजात से आज तक जो पब्लिक मीडिया में जो आया है वो बिल्कुल संदेह पैदा करते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है, वो जांच की प्रक्रिया है। तो पहली देखिए, इसकी जांच तो आपको कराना, सरकार को कराना एक निहायत आवश्यक चीज है। वो चाहे रजिस्ट्रेशन के कारण जिलाधिकारी हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे सरकार हो, जो भी करे, लेकिन लोगों को कम से कम ये सारे तथ्य जांच करके उनके सामने तथ्य तो आनी चाहिए। तथ्य आने के बाद दो स्थितियां बनेगी, या तो आप सब सही था या गलत था। गलत है तो आप बच नहीं सकते देश के कहते कि आप कुछ मामले को अगर गलत हुआ है तो कुछ दिन छिपा सकते हैं। शरद जी, आप भी उस भ्रष्टाचार के उस पूरे लड़ाई में आपने बहुत योगदान दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं चीजों को, भ्रष्टाचार को अगर उजागर करने का प्रयास किया जाए तो डिले हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन बच नहीं सकता। तो मैं हमेशा कहूंगा इस प्रकरण में भी जांच पहली जरूरत है। आज तथ्यों की जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद जो तथ्य निकले पब्लिक के सामने बताया जाए, क्योंकि यह मामला पब्लिक से टोटली जुड़ा हुआ है, उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है। कोई नहीं चाहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान राम के मामले में भी इस तरह की मंदिर के बारे में बात आए, और अगर तथ्य आते हैं कि इसमें कुछ गलती हुई, निश्चित रूप से कार्रवाई बिल्कुल की जानी चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के मैटर्स में ट्रस्ट जो होते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई प्रपोजल रेजोल्यूशन पास होता होगा, या क्योंकि इसके ना तो कोई रेजोल्यूशन है ये जमीन खरीदने के लिए, ना इसकी कोई अर्जेंसी थी खरीदने की। और अच्छा, दूसरी चीज, ये दो सवाल है मेरे। दूसरा सवाल ये है कि इस ट्रस्ट में वहां के डीएम जो हैं वो एक्टिवली उसके ट्रस्ट में उसमें इन्वॉल्व हैं, यूपी के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व, दोनों पार्टी हैं ट्रस्ट में। तो क्या इन लोगों को इस तरह की चीज स्वयं नहीं देख लेनी चाहिए? शरद प्रधान जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मैं भी कहना चाह रहा था कि इसमें जिस ट्रस्ट में सरकारी अधिकारी खुद भी बैठे हो, और ये इतने बड़े निर्णय ट्रस्ट में बिना विचार विमर्श के, बिना एजेंडा आइटम के, बिना अप्रूवल के किसी को करने का कोई अधिकार कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये इनकी प्राइमरी मुख्य जिम्मेदारी थी
कि इस तरह का जब प्रस्ताव आया तो उस पर इन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलिए, आज जो हुआ, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है ट्रस्ट के मेंबर के रूप में, ये स्वतः सुओ मोटो इस प्रकरण को गंभीरता से जांच करें, क्योंकि उनकी दो कैपेसिटी है, एक है ट्रस्ट के सदस्य के रूप में, एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के रूप में। तो दोनों की नैतिक जिम्मेदारी, विधिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इस पूरे प्रकरण की गंभीरता में जाए और ट्रस्ट से अलग हटकर, एक उस ट्रस्ट की सदस्य की हैसियत से अलग हटकर अपने वैधानिक दायित्वों के आधार पर के उस पर पूरी तरह से देखें और सरकार को यह बताएं कि इस मामले की, क्योंकि हम सदस्य भी हैं, ये प्रकरण पब्लिक नॉलेज में आया है, अतः इसके बारे में हम पूरी जानकारी करके ये रिपोर्ट दे रहे हैं। आलोक, ये माना जाता है कि जो 50 लाख से ऊपर की जमीन की खरीद फरोख्त है, उसके बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी सूचना देना जरूरी है। इस मामले में तो 50 लाख से कई गुना ऊपर की खरीद फरोख्त हुई है तीनों मामलों में, लेकिन किसी भी मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो प्रायर इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी गई। आपको क्या लगता है, ये भी इस मामले में क्योंकि भ्रष्टाचार की योजना थी इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया? वो हो सकता है गोविंद जी। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि दरअसल सूचना दी गई है कि नहीं। आजकल क्या है, सरकार के अंदर कौन क्या कर रहा है किसी को पता चलता नहीं है। हो सकता है आपको कल एक कागज दिखाया जाए जिसमें कहा जाए कि देखिए ये सूचना दी गई थी और इनकम टैक्स के फलाने कमिश्नर ने ये सूचना रिसीव की थी। और दूसरी बात है कि प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होने से इनकम टैक्स के हाथ नहीं बन जाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर डील होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर दे सकते हैं अगर उनको अंडर इनवॉइसिंग की आशंका दिखती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप हमें दे दीजिए, हम इसे नीलाम करके आपको ये भाव दे देंगे जिस भाव पे आपने सौदा किया है। जैसे मान लीजिए जो पहला सौदा हरीश पाठक और वंदना पाठक ने किया तिवारी और अंसारी के साथ, उस सौदे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आराम से रद्द कर सकता है और कह सकता है ठीक है, जमीन हमें दीजिए, अब सरकार इसको ले रही है, 2 करोड़ रुपए आपके खाते में दे दिए जाएंगे, बाकी अब सरकार वसूलेगी इससे जो वसूलना होगा। क्योंकि ये क्लियर कट जो भाव है उसका उससे कम में हुआ सौदा दिख रहा है। वो कोई समस्या मुझे उस लिहाज से नहीं दिख रही। एक दूसरी जो दिक्कत दिख रही है, जो अभी जिस पर पंडित जी ने बहुत अच्छे से इशारा किया, लेकिन उसमें क्या है, एक तो इसमें घटनाक्रम इतनी तेजी से चल रहा है, हर आधे घंटे में आपको एक नई सूचना मिल रही है। हमारे पास कोई रास्ता है नहीं कि हम हर सूचना की पुष्टि कर सकें। लेकिन एक तरफ से आया कि साहब महंत नृत्य गोपाल दास के, जो कि इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके पुत्र ने कहा कि इस ट्रस्ट की किसी बैठक में साल भर में हमारे पिताजी को तो न बुलाया गया, ना उनको कुछ बताया गया। सारी सूचना, सारे फैसले महामंत्री जी खुद ही करते थे। सिर्फ पिछले रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे आशीर्वाद लिया गया है। एक ये हुए राम जन्मभूमि मंदिर, जिसको रामलला विराजमान कहते हैं, जो मूर्तियां रखी गई थी मस्जिद के अंदर, उनके पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि ये घपला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या का बहुत मशहूर मंदिर है, उसके महंत ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रमुख सचिव थे, नृपेंद्र मिश्रा जी, रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव थे, वहां से आकर वो इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं, या किस पद पर हैं मैं पद पर स्पष्ट नहीं हूं। उनसे एक चैनल ने पूछा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं इन पे कुछ कहेंगे आप? तो उनका कहना था कि मैं तो मंदिर बनाने आया हूं, आप मुझसे ट्रस्ट के बारे में कोई सवाल मत पूछिए। इसका अर्थ है कि तमाम जिम्मेदार लोग, खास तौर पे कौन जिम्मेदार लोग, जिन जिम्मेदार लोगों को ये अंदाजा है कि इसमें सवाल जवाब में फंसना अपनी गर्दन फंसा सकता है, वो अपने आप को इस प्रकरण से किनारे कर रहे हैं। इसके बावजूद चंपत राय जी ने, बजाय मुझे कोई कहे कि तुमने जो जमीन खरीदी है बहुत महंगी लग गई, इससे पहले देखो तुम्हारे भाई ने तो ये जमीन इसके 1/4 दाम में खरीदी है, मैं पहले जाके भाई का कान पकड़ूंगा, पूछूंगा कि भाई जरा दिखाओ, चलो मिलवाओ बेचने वाले से, तुमने क्या भाव खरीदी है, या मैं तुरंत कहूंगा कि नहीं, मैं कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि सौदा साफ है। चंपत राय जी ने यह काम किया है, आके उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, न जांच का आदेश दिया, न कोई जांच की, न पड़ताल की, न किसी से कोई बातचीत हुई, साफ कह दिया कि सब सही है। और उसके बाद परतें खुल रही हैं, दिख रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ी, और ये वो जांच कहाँ हो रही है? राम
भगवान राम के नाम पर, जिन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, अग्नि परीक्षा देने पर मजबूर किया था। इस ट्रस्ट बिल्कुल आलोक, जो गड़बड़ी गड़बड़ी के जो सवाल हैं, गड़बड़ी के जो बिंदु हैं, उस पर राज्य सरकार ने भी जवाब मांगा है, केंद्र सरकार ने भी जवाब मांगा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक न तो केंद्र सरकार ने इस मामले में किसी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी की है कि ये सही या गलत है, और न राज्य सरकार ने किया है, यानी कि दोनों मौन है। अब ये भी मांग हो रही है कि इस मामले में आगे जो जमीनें खरीदी जाएं, उनको लेकर किसी न किसी तरह का कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कम से कम इस तरह से कोई विवाद न खड़ा हो। क्योंकि यहाँ पर एक और उल्लेखनीय बात है कि इसी इलाके में एक तीसरी जमीन, जो कि इस जमीन की लगभग आधी है, वो दो संस्थाओं ने निःशुल्क ट्रस्ट को दान में दे दी थी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आना चाहिए, और हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि इन सवालों का जवाब जनता के सामने आएगा, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। आलोक जी आपका धन्यवाद, सरज जी आपका धन्यवाद, और BS पांडे जी आपका धन्यवाद। अपने दर्शकों का हम आह्वान करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।